आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे थर्ड अध्याय की। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे थर्ड अध्याय के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार। और ये जो थर्ड अध्याय है ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है यूनिट फर्स्ट शैक्षणिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत 4 अध्याय थे, जिसमें से हमने 2 अध्याय आपको पढ़ा दिया है और थर्ड अध्याय के बारे में बात कर रही हूँ। और इसमें आपको जानना क्या है कि ये क्या होता है। शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार शिक्षा के मूलभूत मानदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत समाज की प्रतीकात्मक, परस्पर क्रिया, संरचनात्मक, प्रकार्यवाद और वर्ग संघर्ष और जो है सामाजिक संस्थानों के प्रकारों तथा सामाजिक आंदोलनों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग देखना है शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम, ठीक है, अप्रोच। तो यहाँ पे आप देखिएगा शिक्षा का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित स्वरूप है। शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के विभिन्न उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स आप देखिएगा। शिक्षा का समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो समाजशास्त्रीय आधार है, शिक्षा का समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करते हैं। इसमें आप देखिएगा आपकी हेडिंग्स हो जाएगी शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम, और इसके अंतर्गत आपकी ये सारी हेडिंग्स आती हैं। प्रतीकात्मक, परस्पर क्रिया, संरचनात्मक, प्रकारवाद, रुकिम का प्रकार, संघर्ष और सिद्धांत। और ये थर्ड हेडिंग है सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना हो जाएगा। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत आप देख सकते हैं। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत, नव सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत। ये सारी हेडिंग्स होती हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो 1-2 पढ़ा देंगे, बाकी जो है अगले अध्याय पे बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी के बारे में जो है चर्चा करती हूँ। और यहाँ पे देखिएगा इसमें सामाजिक आंदोलन की संकल्पना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। तो मूवमेंट्स इसमें देखिएगा सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप माना जाता है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन जो होता है एक सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। यह सामाजिक विकास, प्रगति एवं सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना। आपकी हेडिंग हो जाएगी सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप माना जाता है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक विकास, प्रगति एवं विकास की भांति नियंत्रित एवं निरंतर परिवर्तनशील होता है। सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन लाना होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, यानी कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन लाना होता है, या किसी चीज़ में सुधार करना होता है, या जो जिस रूप में है उसी रूप में रहना, इसलिए आंदोलन होता है। तो यहाँ पे और मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक आंदोलन असंतुष्टि के कारण उत्पन्न प्रतिफल को माना जाता है। जब समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है। यानी कि असंतोष की भावना होती है तभी जो है आक्रोश उत्पन्न होता है, और इसी आक्रोश की चरम अवस्था सामाजिक आंदोलन होता है। इसी के कारण सामाजिक आंदोलन किसी न किसी विचारधारा से अवश्य प्रभावित होता है। प्रारंभिक अवस्था में किसी भी आंदोलन का स्वरूप असंगठित होता है, परंतु धीरे धीरे ये संगठित हो जाता है। यह एक सामूहिक व्यवहार का प्रतिरूप होता है। सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में काम्टे, दुर्कीम, टार्डे एवं जो है लीबा जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिया हुआ है। तो ये जो है सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ये जो इससे कि किसी चीज़ में बदलाव के लिए होता है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, तो ये परिवर्तन के लिए जो है सामाजिक आंदोलन होता है, या उसी रूप में रहने के लिए। तो और यहाँ पे और डिटेल में समझने के लिए यहाँ से देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे बात करा गया है, इसमें देख सकेंगे परिभाषा के तौर पे यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन या आंदोलन समाज तथा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने, यानी कि परिवर्तन लाने तथा उसका विरोध करने के सामूहिक प्रयास होते हैं। और अधिक समझने के लिए हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार देख सकते हैं सामाजिक आंदोलन मुख्यतः जीवन को नई व्यवस्था को स्थापित करने हेतु किया गया सामूहिक प्रयास होता है। और डिटेल में पढ़ने के लिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। यानी कि परिवर्तन की मांग के लिए जो सामाजिक आंदोलन होता है, आंदोलन शुरू होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन से होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रतिदनात्मक अथवा रूपांतरणकारी आंदोलन, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन हो जाएगा और क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन हो जाएगा। तो तीनों आपको जो है एक नज़र में पढ़ना है। आपको 3 प्रकार के होते हैं। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती है। सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। सुधारवादी से समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। और सिद्धांत भी आप एक नज़र में देख सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सापेक्षिक वचन के सिद्धांत, सापेक्षिक वचन के सिद्धांत के अनुसार देख सकते हैं सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह या यह महसूस करता है, देखिए जो सामाजिक समूह होता है यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है। ऐसा संघर्ष सफल सामूहिक विरोध के रूप में परिणत हो सकता है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों को भड़काने में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे क्षोभ तथा रोष की भूमिका पर विशेष रूप से बल देता है। और यहाँ पे देखिएगा, और ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सिद्धांत की सीमा यह है कि वचन का अभ्यास सामूहिक गतिविधियों के लिए आवश्यक माना जाता है, परंतु स्वयं में यह पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। ऐसी सभी घटनाएं जहां लोग सापेक्षिक वचन अनुभव करते हैं सामाजिक आंदोलन में परिणत नहीं हो सकता। सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने तथा सतत रूप से रखने हेतु शिकायतों की चर्चा एवं विश्लेषण आवश्यक है, ताकि एक साझी विचारधारा तथा रणनीति पर पहुंचा जा सके। और एक होता है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, इसको भी एक नज़र में आप देख लीजिएगा। और एक राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत होता है, इसको भी आप देख सकते हैं एक नज़र में। और एक आपका ये सिद्धांत होता है यहाँ पे, ये नौ सामाजिक सिद्धांत आप देख सकते हैं, 9 सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। तो ये सारे आपके सिद्धांत होते हैं। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतकारों का कहना है कि सामाजिक आंदोलनों ने बड़े बड़े सामाजिक बदलाव उत्पन्न किए हैं, जबकि अमेरिकी अध्ययन के अनुसार सामूहिक गतिविधियों पर साधन संचालन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये आपके सिद्धांत हो जाएंगे। और राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, ये भी एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत वह माध्यम है जिसके जरिए आंदोलन की शक्ति को गतिशील बनाया जा सकता है। यदि राजनीतिक अवसर विद्यमान हो तो जनता सामाजिक आंदोलन में भाग लेती है। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा प्रतीकात्मक, प्रतीक मतलब संकेत होता है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इंग्लिश भी लिखा हुआ है सिंबॉलिक। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, देखना है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया पद की उत्पत्ति जो है हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है, याद रखना है आपको, ठीक है। वर्ष 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक एक्सनजिम पर्सपेक्टिव एंड मेथड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया पद की उत्पत्ति जो है हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अपनी पुस्तक में, ठीक है, ये आप क्वेश्चन भी याद रखना है, सिंबॉलिक एक्सनजिम पर्सपेक्टिव एंड मेथड में जो है इन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ है, इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और इसके बाद आपको देखना है साधारणतः प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी उपागम का अभिप्राय उस मानवीय क्रिया की व्याख्या से है, यानी कि जो प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी उपागम का अभिप्राय उस मानवीय क्रिया की व्याख्या से है जिसे सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया है, ठीक है, तो ये जो है सामाजिक प्रक्रिया और जो है मानव व्यवहार को जो है विशेष स्थान देता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विशेष महत्व देता है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया और मानव व्यवहार को विशेष। और इसके बाद आप देखिएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यहाँ पे क्रिया है, क्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं है, यानी कि जो प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? भाषा है, शब्द है, चिन्ह है, ध्वनि है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है एवं प्रभावित होता है एक दूसरे को। संकेतों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, चिन्ह ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करता है एवं प्रभावित होता है। इसलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। डिटेल में यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी, यहाँ से देखिएगा। तो परस्पर के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि एक व्यक्ति क्रिया करता है और उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप बताइएगा कि हाँ हमको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, तो ये जो है प्रत्युत्तर हो जाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है, यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ प्रभावित होते हैं। पारस्परिक रूप से प्रभावित करने की इस क्रिया को परस्पर क्रिया कहते हैं। यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपागम है और इस उपागम का लंबा ऐतिहासिक पक्ष रहा है। जर्मन समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री मैक्स वेबर और जो है अमेरिकन दर्शनशास्त्री G.H. मीड उनकी सामाजिक प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार का विशेष रूप से अध्ययन किया है, यानी कि विशेष अध्ययन किया है। और एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत समाज का रूप संगठित होता है, यानी कि समाज का रूप संगठित होता है एवं समाज के सभी लोगों के मध्य परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। और आपको यहाँ पे देखना है परस्पर क्रिया, यानी कि ये देखना है परस्पर क्रिया की परिभाषा। तो परिभाषा आप यहाँ पे एक देख लीजिएगा, मार्विन ई ओलेंस के अनुसार प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रिया को लगाते हैं, ठीक है।
क्रियाओं को लगाते हैं। और भी आप देख सकते हैं डिटेल में बहुत सारी आपका दिया गया हुआ है ये परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा। मानिस मेलफेजर के अनुसार प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये प्रकार भी आप एक नज़र में देखिएगा। तो प्रकार देख सकते हैं परस्पर क्रिया के प्रकार। तो प्रकार जो है 3 प्रकार के दिए गए हैं। एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की परस्पर क्रिया हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और समूह के बीच परस्पर क्रिया। आपको समझ आ रहा होगा, समूह और समूह के बीच परस्पर क्रिया। और सिद्धांत देख सकते हैं परस्पर क्रिया के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का विशेष महत्व है। परस्पर क्रिया सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक लिविंग थ्योरी हो जाएगा, एक एक्सचेंज थ्योरी हो जाएगा। तो ये थ्योरी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि स्वयं की पहचान कैसे करें एवं अन्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। एक्सचेंज थ्योरी यह सिद्धांत इस बात पर विशेष बल देता है कि सामाजिक कार्य विभिन्न व्यक्तियों की रुचि का परिणाम है, जो संबंधित लागत और लाभ द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसके बाद आपको देखना है, एक आपका सिद्धांत होता है यहाँ पे मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, एक होता है हर्बर्ट के अनुसार परस्पर क्रिया सिद्धांत। तो उसको जो है हम लिख करके आपको बताएंगे यहाँ पे नोट्स के तौर पे। तो यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो ये आपके सिद्धांत दिए गए हैं, ये आपके सिद्धांत हैं। प्रतीकात्मक अंतर क्रिया या परस्पर क्रिया कह सकते हो कि विकास में विचारकों का योगदान, ये सिद्धांत हैं आपके। यहाँ से देखिएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, और ये हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, ठीक है। 2 आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, मीड को प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का संस्थापक माना जाता है, यानी कि मीड को जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का संस्थापक माना जाता है। समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपनी पुस्तक, यानी कि अपनी पुस्तक में क्या बताया है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में बताया है मैं और मुझे के सिद्धांत के आधार पर अपना सिद्धांत दिया है मीड ने। और हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, हर्बर्ट ब्लूमर का जीवन बहुआयामी था, वे मीड के शिष्य थे। यानी कि जो हर्बर्ट ब्लूमर हैं तो ये जो है शिष्य हैं, यानी कि मीड के शिष्य हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के ये शिष्य हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्होंने पुस्तक कौन सी दी है, पुस्तक यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर का जो है पुस्तक कौन सा है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का सिद्धांत में, सिंबॉलिक इंटरएक्शनल पर्सपेक्टिव एंड मेथड, ये हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से कवर करने का प्रयास करिएगा, याद करने का। और बाकी आपका ये सिद्धांत होता है, इसको एक नज़र में आप चाहे तो देख सकते हैं ये, ठीक है। संरचनात्मक, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ये अपने आप से भी देख सकते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद दुर्कीम, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उसको प्रकार कहा जाता है। समाज की विभिन्न इकाइयाँ जो समाज की पूर्ति कर रहा है, समाज की इकाइयाँ, यानी कि समाज की इकाइयों जो समाज की पूर्ति कर रहा होता है, ठीक है। तो समाज की इकाई कौन होती है, राजनीति होती है, परिवार होता है, धर्म होता है, नातेदारी, विवाह, ये सब होता है। उन कार्यों को समूहों जो समाज को एक प्रतिष्ठित ढांचा देता है जिस पर समाज टिका हुआ है या जिसको आधार मानकर समाज चलता है, कार्यों का समूह मिलकर समाज बनता है। और इसके बाद आपको देखना है, किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था बनाए रखने में दिया गया योगदान है संरचनात्मक प्रकारवाद है। और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, संरचनात्मक प्रकारवाद ये प्रकार समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। इस प्रकार सोच के विचार को विकसित करने वाले विचारकों में दुर्कीम और टालकार्ट पार्सन का नाम उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत का अमेरिकी समाजशास्त्रियों की नज़र में विशेष स्थान था। और परिभाषा देख सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। और एक आपका सिद्धांत दुर्कीम का प्रकारवाद, ये हेडिंग्स आपकी है। और ये हेडिंग्स, ये दो हेडिंग्स अगली क्लास में बात करेंगे, संघर्ष सिद्धांत। और आप सभी अपना स्टूडेंट अपना तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। समय कम बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है आपके पास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर में समथिंग पेपर आपका हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।